शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। प्रिय छात्रों, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट या सेट की तैयारी कर रहे होंगे। आप सबके लिए मैं हृदय से मंगल कामना करता हूँ कि आपको ईश्वर सफलता प्रदान करें। लेकिन वह सफलता ईश्वर तभी प्रदान करता है जब आप लोग कठोर परिश्रम करेंगे, अपने विषय को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में समझेंगे, पढ़ेंगे। आज हम कॉमेडी क्लासेस एंड रिसर्च सेंटर के माध्यम से आपके सिलेबस में से साहित्य दर्पण के कुछ बिंदुओं को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। साहित्य दर्पण में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिंदुओं को नहीं लिया गया है। उसमें केवल काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति जिसमें संकेतक ग्रह, अभिधा लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद और श्रव्य काव्य, बस साहित्य दर्पण में से इतना ही अंश लिया गया है। आज हम साहित्य दर्पण को प्रारंभ करने से पहले साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ का संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहते हैं। आचार्य विश्वनाथ एक ऐसे कुल में उत्पन्न हुए जिसके पूर्वज भी विद्वान थे और उसकी संतति में भी विद्वानों ने जन्म लिया था। आचार्य विश्वनाथ को कविराज की उपाधि मिली थी क्योंकि वे केवल काव्य शास्त्री ही नहीं थे, अपितु उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों का प्रणयन भी किया था। इसलिए उन्हें उस समय में कविराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनके पिता श्री चंद्रशेखर एक बहुत बड़े पंडित थे जो कलिंग राज्याधिपति महाराजाधिराज नरसिंह देव के सभा पंडित थे। इतना ही नहीं, श्री चंद्रशेखर 14 भाषाओं का अध्ययन कर चुके थे। उसके साथ में वे न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष आदि अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान थे। आचार्य विश्वनाथ के पिता चंद्रशेखर, इन्होंने जो कार्य किया था उसके विषय में अधिक हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन विश्वनाथ ने अपनी कृति में, अपने साहित्य दर्पण में उनके विषय में कुछ लिखा है जिसको भी यहां हमें समझ लेना चाहिए। उन्होंने उसके बारे में लिखा, लेकिन उनके पुत्र ने भी इनका जिक्र किया है। साहित्य दर्पण पर विश्वनाथ के पुत्र जो अमरदास थे, उन्होंने, अनंत दास थे, उन्होंने भी विश्वनाथ के बारे में अपने ग्रंथों के बारे में लिखा था। साहित्य दर्पण पर उन्होंने लोचन नाम की एक टीका लिखी थी जिसमें उन्हें सांदि विग्रहिक कहा गया है। आसीत कपिंजल कुल क्षीरा कूपार चंद्रमः त्रिकलिंगाधिपद राधा मदी सचिव कृति। विश्वनाथ ने अपनी काव्य प्रकाश दर्पण नामक जो टीका है उसमें भी स्वयं के बारे में लिखा है कि वे सांदि विग्रहिक थे। सांदि विग्रहिक कहने का तात्पर्य यह है कि वे तत्कालीन महाराजा की सभा के पंडित थे। इतना ही नहीं, वे प्रधान अमात्य थे, प्रधानमंत्री थे।
जो प्रधानमंत्री होते थे उनको ही शांति विग्रहिक यह उपाधि प्राप्त होती थी। तो इससे उनका ब्राह्मणत्व भी सिद्ध होता है, क्योंकि तत्कालीन समय में ब्राह्मणों को ही प्रधान अमात्य का पद दिया जाता था। यह मनु की सामाजिक व्यवस्था थी। विश्वनाथ कविराज प्रधान अमात्य थे और वे उत्कल देश के निवासी थे और कलिंग नरेश के यहाँ पर सभा पंडित थे। इस प्रकार से साहित्य दर्पणकार ने स्वयं का परिचय भी दिया। साहित्य दर्पण के अनुसार चंद्रशेखर के पिता यानी विश्वनाथ के दादा श्री नारायण दास थे। श्री नारायण दास उस समय के बहुत प्रौढ़ पंडित थे। उनके वैदुष्य के बारे में बहुत कुछ यत्र तत्र प्राप्त होता है, किंतु उनकी कोई रचना अभी इस समय प्राप्त नहीं हो रही है। कहते हैं कि तत्कालीन समय के एक प्रौढ़ पांडित्य विभूषित विद्वान हुए हैं धर्मदत्त। उन्होंने श्री नारायण दास को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। इस चुनौती को श्री नारायण दास ने स्वीकार किया। परिणामतः धर्मदत्त परास्त हुए। कारण यही था कि नारायण दास उनसे अधिक विद्वान थे और यही कारण था कि उस सभा के अंदर सभी विद्वानों ने मिलकर के श्री नारायण दास को सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ इस उपाधि से सम्मानित किया था। श्री विश्वनाथ ने अपने दादा का परिचय भी साहित्य दर्पण में दिया है। वे लिखते हैं, यदाहु श्री कलिंग भूमंडलाखंडल महाराजाधिराज श्री नरसिंह देव सभायाम धर्मदत्तम स्थगयन्तः सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडिता अस्मत् पितामह श्रीमन नारायण दास पादः। इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि श्री नारायण दास उनके दादा थे और उनको सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ यह उपाधि प्राप्त हुई थी और वे श्री कलिंग राज्याधिपति के सभा पंडित थे और उस नरेश का नाम था श्री नरसिंह देव। और इतना ही नहीं, वे उस नरेश के यहां पर प्रधान अमात्य के पद को भी सुशोभित करते थे। पंडित विश्वनाथ ने अपने पिता श्री चंद्रशेखर का उल्लेख भी साहित्य दर्पण में किया है। वे वहां लिखते हैं, हे विद्वत जनों, चंद्रमा के समान आह्लादक श्री चंद्रशेखर के पुत्र श्री विश्वनाथ कविराज से किए गए साहित्य दर्पण नामक इस प्रबंध को देखकर संपूर्ण साहित्य तत्व को सुखपूर्वक जान ले। इस श्लोक को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि विश्वनाथ आत्मश्लाघी थे, लेकिन अपने पिता के गौरव को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने यह श्लोक लिखा था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले श्री चंद्रशेखर को चंद्रमा के समान आह्लादक इस प्रकार का विशेषण दिया। अस्तु, उनके दादा और पिता इन दोनों के नाम हमें प्राप्त हो गए हैं। श्री विश्वनाथ कविराज अपने पिता से भी एक कदम आगे थे। उनके पिता श्री चंद्रशेखर 14 भाषाओं के जानकार थे, किंतु विश्वनाथ कविराज 18 भाषाओं के जानकार थे। इसीलिए उनके लिए अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग यह विशेषण प्राप्त था। कलिंग नरेश ने अपने प्रधान अमात्य को शांति विग्रहिक महापात्र नामक उपाधि प्रदान की थी। विश्वनाथ के पुत्र का नाम मैंने पूर्व में ही बता दिया था, श्री अनंत दास था, जिन्होंने साहित्य दर्पण पर लोचन नामक एक टीका लिखी थी। अनंत दास ने ही वहां लिखा है कि विश्वनाथ कलिंगाधिपति के प्रधान अमात्य थे, और वह श्लोक है जो उन्होंने लिखा था,
श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्र सूनो श्री विश्वनाथ कविराज कृतम प्रबंधम, उन्होंने, ये तो आचार्य विश्वनाथ ने लिखा था, तो उन्होंने भी अपने साहित्य दर्पण की टीका के अंदर, जिसका लोचन नाम था, उसमें उनको प्रधानामात्य बताया था कि वे कलिंगाधिपति के यहाँ पर प्रधानामात्य पद को सुशोभित करते थे। अस्तु विश्वनाथ ने जो कार्य किया था, अर्थात रचनात्मक दृष्टि से हम बात करें तो विश्वनाथ केवल काव्य शास्त्री ही नहीं थे, वे एक श्रेष्ठ कवि भी थे। यही कारण था कि उनको कविराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। उन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि अनेक विधाओं में अनेक काव्यों की रचनाएं की थी। उनमें से जो प्रामाणिक तौर पर ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उनमें राघव विलास महाकाव्य बहुश्रुत है। इनके अलावा, इस ग्रंथ के अलावा उन्होंने 8 ग्रंथ और लिखे थे, उनके नाम भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वे ग्रंथ हैं राघव विलास महाकाव्य, कुवलयाश्व चरित ये प्राकृत काव्य था, चंद्रकला यह नाटिका थी, प्रभावती परिणय यह उनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, प्रशस्ति रत्नावली नरसिंह विजय यह खंड काव्य है, कंसवध यह भी उनका काव्य है, और साहित्य दर्पण जो कि एक काव्य शास्त्र है। इन सब के अलावा आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश पर उन्होंने काव्य प्रकाश दर्पण नाम की एक टीका भी लिखी थी। विश्वनाथ कविराज द्वारा लिखित वह ग्रंथ, जो साहित्य दर्पण के नाम से विख्यात हुआ, उसके कारण से ही उन्हें पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुई थी। मैं विश्वनाथ के संक्षिप्त परिचय कृतित्व के पश्चात यह बताना चाहूंगा कि विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है वह कितना लोकप्रिय हुआ और वह कितना उपयोगी था, क्योंकि ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर आदि जो ग्रंथ थे वे बहुत प्रौढ़ ग्रंथ थे। उनकी रचनात्मक शैली के इतने गंभीर और तलस्पर्शी चिंतन के कारण से हर व्यक्ति उनको समझ नहीं पाते थे। और फिर उन्होंने केवल काव्य शास्त्र लिखा था, लेकिन साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने काव्य शास्त्र के साथ नाट्य शास्त्र का भी उसमें उपनिबंधन कर डाला। यही कारण है कि साहित्य दर्पण अत्यंत उपयोगी ग्रंथ सिद्ध हुआ और सभी विश्वविद्यालयों ने संस्कृत विषय के जो भी उपाधियां थी उन सब में कहीं न कहीं साहित्य दर्पण को डाला है। साहित्य दर्पण पर यही कारण है कि अनेक आचार्यों ने अनेक टीकाएं लिखी हैं। उनमें सबसे पहले उनके पुत्र श्री अनंत दास ने ही लोचन नाम की एक टीका लिखी थी, ऐसा डॉक्टर सुशील कुमार डे ने लिखा है। मथुरानाथ शुक्ल ने टिप्पण नाम का एक टीका ग्रंथ लिखा है। ये मालव प्रदेश के पाटलिपुत्र नामक स्थान के निवासी थे तथा ये राजा दर्जनद की सभा में सभा पंडित रहे थे। श्री रामचरण तर्क वागीश बहुत बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने भी साहित्य दर्पण पर वृत्ति नाम की एक टीका लिखी थी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में रायबाटी नामक स्थान को श्री रामचरण तर्क वागीश ने अलंकृत किया था। इसके अलावा साहित्य दर्पण पर चौथी जो टीका है वह गोपीनाथ कविराज ने लिखी थी। उस टीका का नाम था प्रभा। डॉक्टर सुशील कुमार डे ने तो यही माना है कि प्रभा नामक टीका के लेखक गोपीनाथ कविराज ही हैं, लेकिन कुछ आचार्य या लेखक या विद्वान ये मानते हैं कि ये गोपीनाथ नाम के अलग विद्वान थे।
लेकिन अधिकांश विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि गोपीनाथ कविराज ने ही यह टीका लिखी थी, जिन्होंने मम्मट पर सुमनो मनोहरा नामक टीका रची थी। श्री महेश्वर भट्ट नाम के लेखक ने विज्ञप्रिया नाम की एक टीका साहित्य दर्पण पर लिखी है। यह महेश्वर संभवतः महेश्वर न्यायालंकार ही है, क्योंकि डॉक्टर सुशील कुमार डे ने लिखा है कि उन्होंने काव्य प्रकाश पर भी टीका लिखी थी। इसकी तिथि 7वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। एक लक्ष्मी टीका प्राप्त होती है, जिसको आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री ने लिखा है। इसका प्रकाशन 1955 में काशी संस्कृत ग्रंथमाला के अंतर्गत हुआ है। यह टीका बहुत महत्वपूर्ण है। यह विस्तृत होने के साथ प्रतिपाद्य मर्म की तलस्पर्शी व्याख्या करती है। इसकी भाषा प्रांजल है। 7वीं टीका के रूप में विमला नाम की एक टीका प्राप्त होती है, जिसके लेखक पंडित शालिग्राम शास्त्री हैं। बहुत शुद्ध विद्वान हैं। इन्होंने इस टीका को बहुत विस्तार से नहीं लिखा है, सार गर्भित एवं मौलिक रूप में लिखा है। विस्तार का अभाव होने पर भी प्रतिपाद्य का विवेचन इन्होंने इतनी स्पष्टता से किया है कि किसी भी विषय को उन्होंने छूटने नहीं दिया है। यह टीका मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली से प्रकाशित हुई है। अष्टम टीका के रूप में चंद्रकला नाम की एक टीका बहुत ख्याति प्राप्त है। आजकल छात्रों में यह लोकप्रिय है। आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी ने इस टीका को लिखा है। यह टीका संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। यह संक्षिप्त है, लेकिन छात्रोपयोगी संस्करण है। मूल ग्रंथ में यथास्थान इन्होंने विषम स्थलों का टिप्पण के साथ में स्पष्टीकरण किया है। इसका प्रथम संस्करण विक्रम संवत 2041 में कृष्णदास अकादमी वाराणसी से हुआ था। एक शशिका कला नाम की टीका भी हमें प्राप्त होती है। इसके लेखक डॉक्टर सत्यव्रत सिंह सबके सुपरिचित हैं। यह टीका हिंदी में लिखी गई है। हिंदी की टीकाओं में इस टीका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक की भाषा भाव गांधीर्य से भरी है तथा विषय के स्पष्टीकरण में सतत संलग्न दिखाई देती है। इसके अलावा एक टीका और है जिसका हम उल्लेख करना चाहेंगे। उसका नाम है मंजू। आचार्य लोकमणि दाहाल इसके लेखक हैं। आचार्य लोकमणि दाहाल बहुत प्रौढ़ विद्वान हैं, जिन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में यह टीका लिखी है। संस्कृत टीका प्रौढ़िमंडिता है। साहित्य शास्त्र के अध्येताओं के लिए टीका अनुपम है। यह विषय का प्रतिपादन अत्यंत सहजता के साथ किया गया है। इनकी भाषा बहुत प्रवाह के साथ में आगे बढ़ती है और प्रत्येक विषय को बहुत से प्रमाणों के साथ में इन्होंने उसको पुष्ट किया है। छात्रों की दृष्टि से यह टीका थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन कठोर परिश्रमी तथा व्युत्पन्न मतियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी टीका है। यह टीका अभी प्रथम से षष्ठ परिच्छेद पर्यंत ही प्राप्त होती है। षष्ठ परिच्छेद की टीका में डॉक्टर त्रिलोकीनाथ द्विवेदी ने भी अपना योगदान किया है। इस प्रकार से हमने देखा कि साहित्य दर्पण पर ये 11-10 टीकाएं जो हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। मुझे भी साहित्य दर्पण पर कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मेरी टीका जो है उसका नाम है श्री प्रभा, जो कि हंसा प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। आप लोगों को मैं केवल यह बताने के लिए भी कि हमारी जो टीका है वह टीका छात्रों के लिए बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में शब्दार्थों को सुस्पष्ट किया गया है तथा विस्तार के साथ में प्रतिपाद्य को वहां पर हमने स्पष्ट किया है। ऐसा हमारा मंतव्य है। बाकी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। अस्तु, आज हमने
आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है और आपके सिलेबस में साहित्य दर्पण के कुछ बिंदु हैं, उस दृष्टि से मैंने आज इसका प्रारंभ किया है। कल से हम साहित्य दर्पण पर जो आपके बिंदु हैं उनको लेकर उपस्थित होंगे और आपके लिए शुभकामना है, मंगल कामना है कि आप अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें, लेकिन वह लक्ष्य केवल और केवल कठोर परिश्रम तथा अपनी सूझबूझ के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।